सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो आज ही हमारी इस वीडियो में हम लोग हाल ही में रिलीज़ हुई नन 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में नन 2 का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दोनों देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नन 2 देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रिव्यू देख के इस वीडियो को छोड़ देना। इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आपको भर के स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मूवी देखने के पहले स्पॉयलर सुन के आपका सारा मज़ा खराब हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारे न्यू व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोगों को भी हॉरर या फिर मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप वो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। मैं वो सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नन 2 टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी है। फिल्म के VFX, साउंड इफेक्ट, टेक्निकल वर्क इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि ये मूवी को वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनाती है। सारे एक्टर्स ने इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा रियल एक्टिंग की है। यहाँ तक कि चाइल्ड एक्टर्स ने भी अपनी एक्टिंग को एकदम ऑन पॉइंट रखा है। मूवी में बहुत सारे जंप स्केयर्स हैं, ये मूवी को और ज़्यादा डरावने बना देती है। मूवी में छोटे छोटे डिटेल्स को भी टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और इस मूवी को देख के ये लगता है कि मूवी में अच्छा खासा बजट यूज़ किया गया है और फिल्म मेकर्स ने भी उस बजट को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। ये सब था मूवी का पॉजिटिव साइड। पर अगर हम लोग मूवी के नेगेटिव साइड की बात करेंगे तो मूवी का डायरेक्शन उतना भी कुछ अच्छा नहीं है और इसमें डायरेक्टर्स की कोई गलती नहीं है क्योंकि मूवी की स्टोरी ही इतनी स्लो है कि कोई बच्चा भी स्टोरी को आराम से प्रिडिक्ट कर सकता है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लो फेस पे चलती है और फर्स्ट हाफ में मूवी बस एक ही जगह पे घुमाई जा रही थी। तो अगर आप लोग कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप लोग ये मूवी जाकर थिएटर्स में विजिट कर सकते हो या फिर आप लोग मूवी के OTT पे अपलोड होते ही उसे आराम से घर पे बैठ के भी देख सकते हो। तो ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अगर आप लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो यहीं पे वीडियो को लाइक करके छोड़ सकते हो। और अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन जानना है तो चलो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1956 में, जहाँ हमें टेरेस्कॉन नाम की एक जगह दिखाई जाती है। यहाँ पे जैक्स नाम का एक बच्चा रोज चर्च में जाकर फादर की मदद करता था। एक दिन जैक्स फादर के बोलने पे बेसमेंट में जाता है फादर के लिए वाइन का जग लेने के लिए। वो जैसे ही वाइन का जग फिल करता है तो वह वाइन का जग ब्लास्ट हो जाता है और एक फुटबॉल को अंधेरे की तरफ में किक करता है और वो फुटबॉल वापस उछलते हुए जैक्स के पास आता है। इस सीन को देख के हमें पता चलता है कि उस जगह को वेलिक यानी कि नन हंट कर रहा है। और जैसे ही जैक्स वापस फादर के पास जाता है तो फादर की बॉडी हवा में ऊपर लेविटेट करती है और उसमें अचानक से आग लग जाती है। इस सीन के बाद हमें बताया जाता है कि एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है जिसकी परछाई में नन की परछाई दिखाई देती है। अब यहाँ से कहानी फोकस करती है सिस्टर आयरन के ऊपर। अगर आप लोगों ने नन 1 देख रखी है तो आप लोगों को सिस्टर आयरन के बारे में पता ही होगा। और इस मूवी में सिस्टर आयरन के साथ एक और सिस्टर दिखाई गई है जिनका नाम डेबरा है। तो डेबरा सिस्टर आयरन से अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किसी ट्रबल के चलते उनका घर जला दिया गया था। तो उसके बाद उसके भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और उसने सिस्टर की शपथ ले ली। और इसी तरीके से आयरन उसे बताती है कि सिस्टर आयरन की मदर को कुछ विजन्स आते थे जिसके चलते उनके फादर ने डॉक्टर को दिखा के सिस्टर आयरन को उनसे दूर कर दिया। और सिस्टर आयरन की मदर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी, इसलिए सिस्टर आयरन ने सिस्टर बनने का सोचा। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरन एक ड्रीम देखती है जिसमें हमें मॉरिस दिखाया जाता है। मॉरिस उसमें सिस्टर आयरन से मदद मांग रहा था और हमें ये दिखाया जाता है कि मॉरिस की बॉडी वेलेक से यानी कि नन से पजेस हो रखी है। अब अगर आप लोग मॉरिस को नहीं जानते हैं तो थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप लोगों ने नन 1 देख रखी है तो आपको मॉरिस के बारे में ज़रूर पता होगा। अब अगले ही दिन चर्च की हायर अथॉरिटी सिस्टर आयरन से मिलने के लिए चर्च में आती है और वो उन्हें बताती है कि हंगरी में किसी फादर की मौत हो चुकी है और ऐसे ही क्रैश ऑस्ट्रेलिया में किसी फादर को जला के मार दिया गया है। और हम लोगों ने पिक्चर की स्टार्टिंग में ही देख चुका था कि फ्रांस टेलिस्कॉन में उस फादर के साथ में क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें वो लोग सिस्टर आयरन को बताते हैं और वो लोग
ये केस सिस्टर आयरन के हाथ में सौंपना चाहते हैं। सिस्टर आयरन ये सब चीज़ें सुन के मना कर देती है, पर हायर अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि कहीं ना कहीं इन सब का रूट रोमानिया से हो सकता है और इनके पीछे में कोई डेविल का हाथ है। और सिस्टर आयरन से अच्छा उनके पास में अभी कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं है जो इस काम को अच्छे से कर सकता है, तो सिस्टर आयरन को उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो अगले सीन में सिस्टर आयरन ट्रेन में बैठ के निकल जाती है सारे केस की छानबीन करने के लिए, और चोरी छिप के डेबरा भी उनके साथ ट्रेन में आ जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल का नज़ारा देखते हैं जिसे मैडम लॉरेंट चलाती थी, और स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक टीचर केट और उनकी बेटी सोफ़ी रहती है। तो सोफ़ी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी, और हमें उस स्कूल में मॉरिस भी दिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो पिछली पार्ट में जो हीरो सिस्टर आयरन को बचाता है वही मॉरिस था, और जिसे प्यार से सब लोग फ्रेंची भी कहते हैं। तो हम लोग लास्ट पार्ट में देख चुके थे कि वेलेक यानी कि नन मॉरिस के बॉडी को भी पोजेस कर लेता है, और वो उसकी बॉडी अब तक के पोजेस करके रखता है। तो कभी कभी मॉरिस अजीब बिहेव करता है, और पिक्चर की स्टार्टिंग में हमने जिस इंसान को देखा था जिसकी शैडो में नन दिखाई जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था। मॉरिस इस बोर्डिंग स्कूल में गार्डनिंग, प्लम्बरिंग, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्कूल में सारा मेंटेनेंस का काम किया करता था। अब स्कूल में कुछ बुरी लड़कियां भी थी। वो लड़कियां सोफ़ी को एक चैपल में बंद कर देती है, जिस चैपल में जाना बिल्कुल भी मना था। तो हमें चैपल में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ग्लास होता है जिस पे एक डेविल गॉड का फोटो बना हुआ होता है। तो लाइट उस ग्लास पे पर्टिकुलर एंगल से पड़ता है तो उस गॉड की जो आईज़ है वो चमकती है, और एक लाइट प्रोजेक्शन नीचे गिरता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो वहाँ पे सोफ़ी को बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती है, और उसे वहाँ पे नन भी दिखाई देती है। ये सब देखकर सोफ़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और थोड़ी देर में मॉरिस सोफ़ी को वहाँ से निकाल लेता है। तो सोफ़ी को बाहर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ये सब इंसिडेंट से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो सोफ़ी को बाहर भी नन बहुत बार दिखाई देती है। इधर मॉरिस केट से पूछता है कि उस चैपल में सबका जाना क्यों मना कर रखा है। तो केट बताती है कि उस चैपल को मना मैडम लॉरेंट ने ही कर रखा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पास्ट में बॉम्बिंग वगैरह हुई थी तो उस चैपल में बॉम्बिंग के चलते मैडम लॉरेंट का एक बेटा था जिसका नाम सेड्रिक था, उसकी वहाँ पे डेथ हो चुकी थी, इसलिए मैडम लॉरेंट ने उस चैपल में जाना बिल्कुल भी मना कर रखा है। अब अगले ही सीन में सिस्टर आयरन और डेबरा टेरिस्कॉन में पहुँचती है। ये वही जगह थी जहाँ पे फादर जल के मरे हुए थे। तो वहाँ पे उन्हें पूछताछ करने में पता चलता है कि यहाँ पे कोई फ्रेंची नाम का बंदा काम करता था, और फ्रेंची का नाम सुनते ही सिस्टर आयरन समझ जाती है कि फ्रेंची कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था। और जैसे कि पिछली पार्ट में हम सभी को पता है कि फ्रेंची वेलिक से बहुत बुरी तरीके से लड़ा था, और वेलिक ने उसको पजेस भी किया था। तो आयरन को पूरा शक हो जाता है कि अब तक के फ्रेंची पजेस है। यहाँ पे आयरन जैक से मिलती है, और आयरन को जैक्स के पास में फादर का रोजरी दिखता है। तो वो जैक्स का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे बुक स्टॉल के पेज पलटते हुए नन का आकार ले लेते हैं, और वो आयरन को एक तगड़ा सा जंप स्केयर देते हैं जिससे आयरन डर के बेहोश होकर गिर जाती है। और यहाँ पे डेबरी आयरन को देख लेती है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जिसमें बेहोशी की हालत में सिस्टर आयरन को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है। उसे उन सपनों में फायर दिखती है, और ऐसा दिखता है कि कोई इंसान किसी लेडी के आँख में चाकू मार रहा है, और बहुत अजीब चीज़ें। अब अगले ही सीन में मैडम लॉरेंट को कुछ आवाज़ें आती है जो चैपल की तरफ से आ रही होती है। तो मैडम लॉरेंट उसे देखने के लिए वहाँ जाती है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंची अपना सर उस दरवाजे पे ठोक रहा होता है। तो मैडम लॉरेंट उसे आवाज़ देती है, तो उसे सुनते ही वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है, बल्कि वो होश में आ जाता है और कुछ अजीब तरीके से बिहेव करके वहाँ से चला जाता है। तो मैडम लॉरेंट को वहाँ से मामा करके आवाज़ आती है, और वो वहाँ पे देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा सेड्रिक ही उन्हें पुकार रहा था, और इसके पीछे में नन का हाथ था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडम लॉरेंट के ऊपर एक भारी सी चेन गिर जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह केट मैडम लॉरेंट की बॉडी देखती है और वो ये खबर सभी को देती है। तो इस खबर से
सब लोग शॉक हो चुके थे और सबसे ज़्यादा शॉक थी वो थी सोफ़ी। तो यहाँ पे अब सिस्टर आयरन को भी होश आ चुका था और वो अब सारी फ़ोटोज़ चेक करती है, यानी कि जो सारे मर्डर्स हो रहे थे, जो सारे फादर्स के मर्डर हो रहे थे, वो उसमें एक क्लू ढूंढने की कोशिश करती है। तो उन सभी में उन्हें एक चीज़ कॉमन मिलती है और ये कॉमन सिंबल वही था जो कि जैक के पास वाले रोजरी में था और उसने अपने ड्रीम में सेंट लूसी को देखी थी जिन्हें पास्ट में पेगन ने मार डाला था। तो ये सारी चीज़ें उन मर्डर से कुछ ना कुछ रिलेटेड थी और ये सब चीज़ें जानने के लिए आयरन अपने एक फ्रेंड को जाके विजिट करती है जो कि एक कैथोलिक आर्काइव में काम करता था। वो ये सिंबल देखकर तुरंत ही पहचान जाता है और वो ये बताता है कि ये एक फैमिली क्रिस्ट है। जब पास्ट में सेंट लूसी को पेगन के द्वारा मार दिया गया था तो उनकी आंखें निकाल के उनकी फैमिली ने उसे प्रिजर्व करके रख लिया था क्योंकि वो एक उनके लिए एक होली रिलीक थी। उन लोगों ने इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया और जिनके पास भी ये एक फैमिली क्रिस्ट है तो कहीं ना कहीं डीमन उन्हीं लोगों को मार रहा है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो लोग सेंट लूसी के वंश से जुड़े हुए हैं और ये डेविल आगे चल के भी उन्हें ही हंट करेगा क्योंकि डेविल को वो हॉली रेलिक चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो डेविल एक पहले एंजल हुआ करता था जिसने कुछ करने के बाद में गॉड ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इस होली रेजिट को पाने के बाद में उसे उसकी पावर वापस मिल जाए, यानी कि वो हाफ डीमन और हाफ एंजल बन जाए। इसीलिए वो उस होली रेलिक को खोज रहा है विच इज़ एन आई ऑफ सेंट लूसी को। ये समझ में आ जाता है कि इससे पहले कि डेविल उस रेलिक को खोज ले, इससे पहले सिस्टर आयरन को उस रेलिक को खोजना पड़ेगा और उसी का इस्तेमाल करके डेविल को हेल में वापस भेजना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये रेलिक इस समय कहाँ पे होगा। तो उसी आर्काइव वाले बंदे से पता चलता है कि ये रेलिक एक जिल कॉल रेडार नाम के बंदे के पास था जिसने इसे एक मॉनेस्ट्री में दफना दिया था। उस जगह पे एक वाइन सेलर बना और फिलहाल उस जगह पे एक गर्ल बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस स्कूल में सोफी, केट और फ्रेंची है उसी स्कूल में ये रेलिक दफनाया गया है। तो इसका सीधा कनेक्शन नन से होता है कि नन भी उसी जगह पे इसीलिए क्योंकि वो भी वो रेलिक खोज रही है। ये जानते ही सिस्टर आयरन और डेबरा दोनों ही उस गर्ल स्कूल की तरफ निकल जाती है। अब स्कूल में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंची सोफी और केट के साथ में कुछ बात कर रहा होता है तो उसी समय पे नन उस पर हावी हो जाती है और ये सब देख के सोफी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फ्रेंची केट और सोफी दोनों को वहाँ से भगा देता है और खुद पर काबू करने की कोशिश करता है। तो इसी टाइम पे हम सिस्टर आयरन को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। सिस्टर आयरन कहती है कि डीमन मॉरिस के अंदर ही है और जैसे ही डेबरा और सिस्टर आयरन मॉरिस को कन्फ्रंट करती है तो डीमन पूरी तरीके से मॉरिस की बॉडी पर हावी हो जाता है और वो डेबरा और आयरन पे हमला कर देता है। तो किसी तरीके से डेबरा बचकर मॉरिस के सर पे हमला कर लेती है। के बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और चैपल में रेलिक ढूंढने लगते हैं। तो उस चैपल में सोफी उन्हें उस गोट वाली रेड आई ग्लास दिखाती है जिसके ऊपर लाइट पड़ने से एक पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट दिखता है। तो डेबरा बाहर से उस पर लाइट मारती है और एक पर्टिकुलर रेस जाके ज़मीन पे गिरती है। तो वहाँ पे खोदने से इन्हें एक सही में रेलिक मिलता है, यानी कि आइज ऑफ सेंट लूसी। यहाँ पे मॉरिस को भी होश आ जाता है और वो अपनी रस्सियाँ खोल के वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेविल को भी देखते हैं जो कि बाकी बच्चियों पे हमला कर देता है। स्पेशली वो उन बुली करने वाली लड़कियों पे हमला करता है। किसी तरीके से डेबरा उन बच्चियों को बचाती है पर वो डेविल अलग अलग रूप में आके उन बच्चियों को डरा रहा था। एक टाइम पे जब बच्चियाँ होल से उसे देखती है तो होल से वो मैडम लॉरेंट का रूप ले लेता है और उसके मुंह में से कुछ कॉकरोच निकलते रहते हैं और मैडम लॉरेंट को बच्चियाँ कॉकरोच से ही डराया करती थी क्योंकि मैडम लॉरेंट कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ पे सोफी रेलिक लेके बेल टावर की तरफ दौड़ती है और इस भी सिस्टर आयरन पे अटैक कर देता है। तो वो सिस्टर आयरन पे अटैक करके सोफी के पीछे भागता है। तो सोफी भागते भागते बेल टावर की तरफ चली जाती है और यहाँ पे मॉरिस के रेलिक के पास आते ही रेलिक काइंड ऑफ एक्टिवेट होता है और उसमें से येलो लाइट निकलना स्टार्ट होती है और उस एक्टिवेशन के चलते हुए भी
पूरा बेल टावर हिलने लग जाता है। काइंड ऑफ वहाँ पे भूकंप आ जाता है। सोफी किसी तरीके से जान बचा के नीचे आ जाती है और यहाँ पे आयरन सोफी से नीचे मिलती है। आयरन रेलिक के चलते उसकी मदद लेके मॉरिस को रोकती है और यहाँ पे मॉरिस के आँख, नाक और कान में से हम खून निकलते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मॉरिस की डेथ हो चुकी है और सब लोग उसे देखकर रोने भी लगते हैं। पर अचानक ही मॉरिस उठता है और रेलिक छीन लेता है, तो वो रेलिक को जला देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम इस अगले ही सीन में नन को उसके पीछे में देखते हैं। दूसरी तरफ पे डेविल बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डरा रहा था और मैडम केट उन सभी बच्चों को संभाल रही थी। डेविल एक बच्ची को स्टैप कर देता है, पर सारी बच्चियां दिमाग लगाकर कहीं ना कहीं डेविल से छुप रही थी। अब नन की बात की जाए तो रेलिक पाके नन काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी और वो सोफी, डेबरा और आयरन पे हमला कर रही थी। तो उसने आयरन को मूवी की स्टार्टिंग की सीन की तरह हवा में उठा लिया था और वो उसे जलाने लगती है। तभी आयरन को अपनी माँ की याद आती है और वो उनकी माँ उससे हमेशा कहती थी कि वो फॉरएवर उसके साथ में रहेगी, और आयरन के बिलीफ के चलते वो आग बुझने लग जाती है। और अब आयरन समझ चुकी थी कि नन को कैसे हराना है। ये पूरा गेम था भगवान पे बिलीव करने का। फॉर एग्जाम्पल, चर्च में हमें वाइन सर्व किया जाता है और बोला जाता है कि इट्स एन क्राइस्ट ब्लड, और सर्कुलर सा कुछ दिया जाता है और कहा जाता है कि ईट द क्राइस्ट बॉडी। सिमिलरली अभी वो एक वाइन स्लर में है और अगर वो लोग प्रे करके बिलीव करेंगे तो यहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट के ब्लड में बदल सकता है। हमें सभी को पता है कि पार्ट 1 में क्राइस्ट ब्लड से ही नन को हराया गया था। बस फिर क्या था, डेबरा और आयरन प्रे करती है जिसका सारा वाइन फट के नन के आंख पे गिरता है, जो कि एक ब्लड की फॉर्म में हो, और ये बिल्कुल भी क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करता है, यानी जिससे नन जल जाती है और डेविल भी खत्म हो जाता है। और नन का हमें कुछ पता नहीं, या तो वो हेल में जा चुकी है या तो वो फ्यूचर में वापस आएंगी। शायद वो वापस भी आ सकती है क्योंकि तभी तो हमें वो फ्यूचर की मूवीज में दिखेगी। मूवी की एंडिंग में हम लोग मॉरिस को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी देखते हैं और अब वो केट और सोफी के साथ में। याद है पिछली पार्ट में आयरन ने मॉरिस को टमाटो सीड दी थी क्योंकि उसे फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इस पार्ट में उसका टमाटो भी उग चुका है। तो फिल्म के एंडिंग में हम लोग आयरन को थोड़ा सा शक वाला चेहरा बनाते हुए देखते हैं। अब हमें पता नहीं अगली पार्ट में क्या होगा, नन वापस भी आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती। तो यही था पूरा एक्सप्लेनेशन नन 2 का। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और सारे फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं एम करता हूँ कि इस वीडियो पे मुझे 100 सब्सक्राइबर मिल जाना चाहिए। अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसके बाद में फेस कैम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर कराने में मेरी मदद करो। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहना। वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।